नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। पश्चिम एशिया में अपनी विदेश नीति को लेकर भारत की दुविधा। सी लेवल राइज यानी SLR सिनेरियोज एंड इनंडेशन मैप्स फॉर सिलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। वैज्ञानिकों ने लद्दाख को मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल के रूप में चुना। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मीथेन गैस का उत्सर्जन पिछले कई दशकों की तुलना में अब सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में व्यापक पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार हाल ही में हिमाचल प्रदेश के कुल्लू, मंडी और शिमला में बादल फटने की घटना घटी है। चलिए सबसे पहले बादल फटने के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। बादल फटने की घटना के अंतर्गत बहुत कम समय में सीमित भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत काफी भारी वर्षा होती है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग लगभग 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के भौगोलिक क्षेत्र में 100 मिलीमीटर प्रति घंटे से अधिक की भारी वर्षा को बादल फटने की घटना के रूप में वर्गीकृत करता है। बादल फटने के प्रति हिमालय की सुभेद्यता की बात करें तो हिमालय की स्थलाकृति और भौगोलिक स्थिति के चलते आर्द्र वायु तेजी से ऊपर की तरफ उठती है, जिससे तीव्र संघनन और वर्षा होती है। इस प्रकार की दशाएं बादल फटने की घटना के लिए अनुकूल मानी जाती हैं। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि ज्यादातर बादल फटने की घटनाएं हिमालय में कम ऊंचाई पर मौजूद उच्च तापमान वाले क्षेत्रों में होती हैं। इन क्षेत्रों में वर्षा आमतौर पर कम होती है तथा जुलाई और अगस्त माह में यहाँ के धरातल का तापमान काफी अधिक यानी 18 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। आपको बता दें, बादल फटने के परिणाम से आकस्मिक बाढ़ एवं भूस्खलन जैसी आपदाएं घटित हो सकती हैं, जिससे सड़क, पुल जैसी अवसंरचना का नुकसान भी हो सकता है। चलिए अंत में क्लाउड बर्स्ट डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DRR यानी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2019 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। इसमें पहला है जोखिम को समझना। बादल फटने की घटनाओं, भूस्खलन के जोखिम वाले क्षेत्र आदि के बारे में डेटा को एकत्र और उसे बनाए रखना चाहिए। दूसरा है DRR में निवेश करना। भारी वर्षा के चलते उत्पन्न जल के तीव्र प्रवाह के लिए प्राकृतिक जल निकासी प्रणालियों, नालों आदि की मरम्मत एवं रखरखाव करना चाहिए। क्षमता निर्माण की बात करें तो बादल फटने की घटनाओं से निपटने और तैयारी के लिए स्थानीय निकायों की क्षमताओं में बढ़ोतरी करना चाहिए। इस संबंध में बीमा तथा जोखिम हस्तांतरण आदि जैसे उपायों को भी बढ़ावा देना चाहिए। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। पश्चिम एशिया में अपनी विदेश नीति को लेकर भारत की दुविधा। हाल ही में हमास और ईरान द्वारा समर्थित समूह हिजबुल्लाह के लीडर्स की हत्या के बाद ईरान और इजराइल के बीच तनाव बढ़ गया है। इस घटनाक्रम के बाद अमेरिका और अन्य क्षेत्रीय शक्तियों ने पश्चिम एशिया में एक व्यापक युद्ध की संभावना को रोकने के लिए कूटनीति बढ़ा दी है। इस स्थिति में भारत विदेश नीति संबंधी दुविधा का सामना कर रहा है, क्योंकि दोनों ही देशों के साथ उसके महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। इस क्षेत्र में भारत के हित के बारे में विस्तार से समझ लेते हैं। पहला पहलू है ऊर्जा सुरक्षा। भारत कच्चे तेल के कुल आयात में से 2/3 से अधिक भाग खाड़ी देश, पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र से आयात करता है। इसके बाद प्रवासी और विप्रेषण। पश्चिम एशिया में लगभग 8 से 9 मिलियन भारतीय रहते हैं। पश्चिम एशिया के संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, कुवैत, ओमान जैसे देश विप्रेषण के शीर्ष स्रोतों में शामिल हैं। अंत में रणनीतिक पहलू। भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा, ईरान के चाबहार बंदरगाह जैसी परियोजनाओं का कार्यान्वयन किया जा रहा है। खबर में आगे बढ़ते हैं और पश्चिम एशिया के प्रति भारत की विदेश नीति क्या है, इस बारे में चर्चा कर लेते हैं। पहले बात करते हैं एक्सटेंडेड नेबरहुड नीति के बारे में। भारत खाड़ी क्षेत्र को अपने एक्सटेंडेड नेबरहुड का हिस्सा मानता है। इसके अलावा भारत ईरान को अपना निकटतम पड़ोस यानी प्रॉक्सिमेट नेबरहुड मानता है। इसके अलावा लुक वेस्ट नीति, यह नीति पश्चिम एशियाई देशों के साथ सहयोग बढ़ाने और इस क्षेत्र में भारत के राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करने के लिए 2005 में अपनाई गई थी। और अंत में डीहाइफनेशन की नीति। भारत ने इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों में डीहाइफनेशन की नीति अपनाई है।
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि डिहाइफनेशन की नीति के तहत प्रतिकूल संबंध वाले दो देशों के बीच अपने हितों के आधार पर अलग अलग और स्वतंत्र रणनीतिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। सी लेवल राइज SLR सिनेरियोस एंड इनंडेशन मैप्स फॉर सिलेक्टेड इंडियन कोस्टल सिटीज शीर्षक से रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट बेंगलुरु स्थित एक थिंक टैंक सेंटर फॉर स्टडी ऑफ साइंस, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी यानी CSTEP द्वारा प्रकाशित की गई है। इस रिपोर्ट में 15 भारतीय तटीय शहरों और कस्बों के लिए समुद्र के जल स्तर में बदलाव के बारे में जानकारी दी गई है। चलिए सबसे पहले समुद्र जल स्तर में वृद्धि यानी SLR के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। समुद्र जल स्तर में वृद्धि दुनिया के महासागरों और समुद्रों के औसत जल स्तर में क्रमिक वृद्धि को दर्शाती है। 1901 से 2018 के बीच वैश्विक स्तर पर समुद्र के जल स्तर में औसतन 15 से 25 सेंटीमीटर की वृद्धि हुई है। समुद्र के जल स्तर में वृद्धि 2022 में रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई और ऐसा अनुमान है कि वर्ष 2100 तक इसमें प्रतिवर्ष 15 मिलीमीटर की वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं की अगर बात करें तो इसमें 1987 से 2021 के बीच मुंबई के समुद्री जल क्षेत्र में अधिकतम SLR लगभग 4.44 सेंटीमीटर रिकॉर्ड किया गया। 2040 तक मुंबई, यनम और थूथुकुडी का 10% से अधिक भूभाग जलमग्न हो जाएगा। साथ ही शहरों के संबंध में समुद्र जल स्तर में भी वृद्धि देखी गई है, जिसमें पश्चिमी तट पर मुंबई, कोची और मोरमुगाऊ तथा पूर्वी तट पर हल्दिया, पारादीप, विशाखापट्टनम और चेन्नई शामिल है। आगे बढ़ते हैं और समुद्र जल स्तर में वृद्धि के लिए जिम्मेदार कारक जानते हैं। पहला है महासागरीय तापीय विस्तार। इसमें महासागर ग्रीन हाउस गैसों की वजह से पैदा हुई गर्मी का 90% से अधिक हिस्सा अवशोषित कर लेते हैं। दूसरा है हिम का पिघलना। ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में ग्लेशियर, आइस कैप्स और हिम चादर तेजी से पिघल रही है। चलिए अब समुद्र जल स्तर में वृद्धि के प्रभावों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तटीय कटाव या अपरदन में वृद्धि के कारण समुद्र तटों एवं तटीय बस्तियों को नुकसान पहुंच रहा है। ताजे जल क्षेत्र में लवणीय जल के प्रवेश से पेयजल दूषित हो रहा है और कृषि उत्पादन में गिरावट हो रही है। मैंग्रोव, लवणीय दलदल यानी सॉल्ट मार्श और प्रवाल भित्तियों जैसे तटीय पारिस्थितिक तंत्रों को नुकसान पहुंचाता है, जिससे मत्स्यन और जैव विविधता नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रही है। अंत में समुद्र जल स्तर में वृद्धि के प्रति अनुकूलन और शमन रणनीतियां भी जान लेते हैं। सी वॉल्स, सर्ज बैरियर और तटीय सुरक्षा संबंधी अन्य उपाय अपनाए जा सकते हैं। दक्षिण कोरिया और मालदीव द्वारा अपनाए गए फ्लोटिंग होम जैसे उपाय भी अपनाए जाने चाहिए। स्पॉन्ज सिटी जैसी कुशल शहर नियोजन रणनीतियां और डिजिटल ट्विन जैसी तकनीक का उपयोग किया जा सकता है। 2015 पेरिस समझौते के अनुरूप नेट जीरो का लक्ष्य और वैश्विक औसत तापमान वृद्धि को सीमित करने का लक्ष्य हासिल करना चाहिए। अब बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। केंद्रीय विधि मंत्रालय ने जिला न्यायालयों में बुनियादी ढांचे की स्थिति पर एक रिपोर्ट जारी की। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय ने एम्पिरिकल स्टडी टू इवैल्यूएट द डिलीवरी ऑफ जस्टिस थ्रू इम्प्रूव्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। इसमें मुख्य प्रशासकों, न्यायिक अधिकारियों, अधिवक्ताओं और सहायक कर्मचारियों के सामने आने वाली अवसंरचना संबंधी समस्याओं के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया गया है। खबर के शुरुआत में रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं। पहला बिंदु है बुनियादी अवसंरचना। लगभग 37.7% न्यायिक अधिकारियों या न्यायाधीशों ने बताया कि उनके पास कार्य करने के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध नहीं है। इसके बाद है मानव संसाधन। न्यायपालिका में न्यायिक अधिकारियों और न्यायाधीशों की भारी कमी है। साथ ही मौजूदा न्यायिक अधिकारी प्रभावी कार्यभार प्रबंधन और मामलों के शीघ्र निपटारे के लिए आवश्यक प्रशिक्षण और कौशल विकास की कमी से जूझ रहे हैं। अगला बिंदु है डिजिटल अवसंरचना। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण और तालुक विधिक सेवा समिति के कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण नहीं किया गया है। इसके अलावा डिजिटलीकरण प्रक्रिया की तकनीकी जटिलताओं से निपटने में अधिवक्ताओं की असमर्थता, ई कोर्ट मिशन के कारण सहायक कर्मचारियों पर बढ़ता बोझ जैसी समस्याएं भी मौजूद हैं। और अंत में जिला न्यायालयों से संबंधित अन्य मुद्दों को देखें तो जिला न्यायालय के सभी विभागों के बीच सहयोग और समन्वय का अभाव है। साथ ही न्यायालयों में सहायक कर्मचारियों की अस्थायी या कैजुअल नियुक्ति के कारण न्यायिक प्रक्रियाओं हेतु आवश्यक सहयोग में कमी आ रही है।
अब रिपोर्ट में की गई मुख्य सिफारिशों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जिला एवं तालुका स्तर पर एक स्वतंत्र IT विभाग की स्थापना की जानी चाहिए। यह न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा। इस विभाग को नवीनतम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से लैस किया जाना चाहिए। साथ ही इस विभाग में पर्याप्त प्रशिक्षित कर्मचारी होने चाहिए जो जिला और तालुका स्तर के न्यायालयों में प्रबंधन और सेवाएं प्रदान कर सकें। इसके अलावा दायर मामलों को अंत तक इलेक्ट्रॉनिक रूप में बनाए रखने पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए ताकि दक्षता में वृद्धि हो सके। साथ ही अलग अलग न्यायाधीशों की अध्यक्षता में पृथक सिविल और आपराधिक न्यायालयों का गठन किया जाना चाहिए। खबर के अंत में जिला न्यायालयों में सुधार हेतु मौजूद मुख्य पहलों के बारे में भी जान लेते हैं। पहली पहल है न्यायपालिका में अवसंरचना सुविधाओं के विकास हेतु केंद्र प्रायोजित योजना 1993-94। इस योजना के जरिए न्यायालयों की भौतिक अवसंरचना में सुधार किया जा रहा है। इसके अलावा नेशनल मिशन फॉर जस्टिस डिलीवरी एंड लीगल रिफॉर्म्स 2011। इसका मुख्य उद्देश्य न्याय प्रणाली में होने वाली देरी और लंबित मामलों को कम करना था। साथ ही न्यायालयों में संरचनात्मक परिवर्तनों के जरिए जवाबदेही बढ़ाना भी इसका एक मुख्य उद्देश्य है। और अंत में ई-कोर्ट इंटीग्रेटेड मिशन मोड प्रोजेक्ट, ये जिला एवं अधीनस्थ न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण कर न्याय तक पहुंच में सुधार हेतु एक महत्वपूर्ण पहल है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। वैज्ञानिकों ने लद्दाख को मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए संभावित स्थल के रूप में चुना। एनालॉग रिसर्च स्टेशन एक ऐसा स्थान होता है जहां किसी अन्य ग्रह या ब्रह्मांड के किसी अन्य पिंड पर मौजूद चरम स्थितियों के समान भौतिक दशाएं होती हैं। वर्तमान में विश्व में 33 एनालॉग रिसर्च स्टेशन हैं, जिनमें से कोई भी भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है। इनमें रूस का BIOS-3, USA का HERA और बायोस्फीयर 2, नीदरलैंड का मार्स 1, इजराइल का D-Mars आदि शामिल हैं। चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि एनालॉग साइट्स की आवश्यकता क्यों है। दरअसल ये दीर्घकालिक अंतरिक्ष मिशनों के लिए महत्वपूर्ण नई प्रौद्योगिकियों, रोबोटिक उपकरणों, वाहनों, विद्युत उत्पादन आदि का फील्ड टेस्ट करने के लिए जरूरी हैं। ये अन्य ग्रहों या पिंडों पर मौजूद चरम स्थितियों के अनुरूप दशाओं में मानव की उपस्थिति और व्यवहार पर पड़ने वाले प्रभावों जैसे कि अकेलापन एवं कटाव, टीम का आपसी जुड़ाव, पाचन क्षमता आदि का अध्ययन करने के लिए आवश्यक होते हैं। सिमुलेशन परीक्षण के तहत सभी प्रकार की आकस्मिकताओं से निपटने में हैबिटेट यूनिट की क्षमता को परखा जाता है। ऐसे में ये सवाल आता है कि लद्दाख मार्स या लूनर एनालॉग रिसर्च स्टेशन के लिए आदर्श साइट क्यों है। लद्दाख क्षेत्र में मंगल और चंद्रमा के समान कुछ भू आकृति विज्ञान संबंधी समानताएं हैं, जैसे कि प्रचुर मात्रा में चट्टानी जमीन वाला शुष्क, ठंडा और बंजर मरुस्थल, वनस्पति, टीलों और जल निकासी नेटवर्क से रहित विशाल समतल भूमि और साथ ही पृथक धरातलीय हिम और परमाफ्रॉस्ट तथा रॉक ग्लेशियर। मंगल ग्रह की सतह की भू रासायनिक दशाओं से समानता की बात करें तो इसमें ज्वालामुखी चट्टानें, खारी झीलें और जलतापीय प्रणालियां आती हैं। एक्सोबायोलॉजिकल समानताओं में परमाफ्रॉस्ट यानी अतीत में मौजूद रहे जल के साक्ष्य, पैराबैंगनी और कॉस्मिक विकिरण का अधिक प्रभाव, कम वायुमंडलीय दबाव, हॉट स्प्रिंग्स और मानवीय हस्तक्षेप से अलग थलग क्षेत्र शामिल हैं। अंत में भारत के खगोलीय हब के रूप में लद्दाख के बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें पहला है भारतीय खगोलीय वेधशाला यानी IAO, ये लद्दाख के हेनले में स्थित ऑप्टिकल इंफ्रारेड टेलीस्कोप है। दूसरा है खगोल पर्यटन। हेनले के आसपास लगभग 22 किलोमीटर की परिधि के क्षेत्र को हेनले डार्क स्काई रिजर्व HDSR के रूप में अधिसूचित किया गया है। आखिरी है विभिन्न अंतरिक्ष कार्यक्रमों का आयोजन, जैसे नासा का स्पेसवॉर्ड बाउंड इंडिया प्रोग्राम 2016, एक्सोमार्स 2020, हैबिट इंस्ट्रूमेंट का फील्ड परीक्षण आदि। चलिए अब बात करते हैं आज की आखिरी मुख्य खबर के बारे में। एक अध्ययन के अनुसार दुनिया भर में मीथेन गैस का उत्सर्जन पिछले कई दशकों की तुलना में अब सबसे तेज गति से बढ़ रहा है। विशेषज्ञों की एक अंतर्राष्ट्रीय टीम द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार 2006 के बाद से वैश्विक मीथेन उत्सर्जन की दर लगातार तेजी से बढ़ रही है। उत्सर्जन की यह दर विशेष रूप से 2020 के बाद से काफी अधिक रही है। यह एक ऐसा ट्रेंड है जो 2020 के दशक के शेष वर्षों में भी जारी रहने की उम्मीद है। खबर की शुरुआत में अध्ययन के मुख्य निष्कर्षों पर एक नजर डालते हैं।
1850 से 1900 तक की अवधि से लेकर साल 2019 तक मानवीय गतिविधियों के कारण मीथेन गैस के उत्सर्जन में वृद्धि हुई है। मीथेन उत्सर्जन में यह वृद्धि CO2 के कारण अब तक हुई ग्लोबल वार्मिंग की तुलना में लगभग 65% के बराबर वैश्विक तापन हेतु जिम्मेदार है। इसके अलावा 2020 के दशक के आरंभ में मीथेन गैस के उत्सर्जन में अचानक और तेजी से वृद्धि देखी गई। यह वृद्धि कई कारणों से हुई है, जिनमें सबसे प्रमुख है वैश्विक तापमान में वृद्धि के कारण आर्द्र भूमियों में हुए परिवर्तन और जीवाश्म ईंधन के उपयोग में वृद्धि। मीथेन उत्सर्जन के बारे में बात करें तो यह एक अल्पकालिक जलवायु प्रदूषक है और CO2 के बाद ग्लोबल वार्मिंग में यह दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है। अब मीथेन उत्सर्जन के मुख्य स्रोत क्या है, इस बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। पहला है प्राकृतिक स्रोत। कुल CH4 उत्सर्जन में आर्द्र भूमि का योगदान 30% है। अन्य छोटे स्रोतों में वनाग्नि, बायोमास दहन, परमाफ्रॉस्ट, दीमक और महासागर शामिल हैं। मानव जनित स्रोतों में कृषि, पशुधन, अपशिष्ट प्रबंधन और धान की खेती के कारण जीवाश्म ईंधन निष्कर्षण और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी गतिविधियां आदि शामिल हैं। अब इसके प्रभाव भी समझ लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्षमता यानी GWP। मीथेन में CO2 की तुलना में लगभग 28 गुना अधिक ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल GWP होता है। GWP को कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में किसी अन्य GHG द्वारा वायुमंडल में ऊष्मा को ट्रैप करने की क्षमता के रूप में मापा जाता है। इसके अलावा प्रदूषण के प्रभाव को देखें तो यह धरातलीय यानी ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के निर्माण का कारण बन सकता है, जो एक खतरनाक वायु प्रदूषक है। मीथेन लीक से विस्फोट का खतरा भी हो सकता है। खबर के अंत में मीथेन उत्सर्जन को कम करने से संबंधित पहलों के बारे में जान लेते हैं। वैश्विक स्तर पर ग्लोबल मीथेन प्लेज 2030 तक मीथेन उत्सर्जन में सामूहिक रूप से 30% की कटौती करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई है। इसके अलावा मीथेन वेधशालाएं, अर्थ सर्विस, मिनरल डस्ट सोर्स इन्वेस्टिगेशन यानी EMIT, एयरबॉर्न विजिबल इंफ्रारेड इमेजिंग स्पेक्ट्रोमीटर नेक्स्ट जनरेशन यानी AVI RIS NG आदि। अन्य पहलों में ग्लोबल मीथेन इनिशिएटिव 2004, मीथेन अलर्ट एंड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी MARS आदि शामिल हैं। भारत में शुरू की गई पहलों में राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन यानी NMSA, डायरेक्ट सीडेड राइस, फसल विविधीकरण कार्यक्रम, गैल्वनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज धन योजना, राष्ट्रीय पशुधन मिशन आदि शामिल हैं। चलिए अब बढ़ते हैं सुर्खियों में रहे स्थल की तरफ। हमारा आज का स्थल है सोमालिया। इस देश की राजधानी है मोगादिशु। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि मोगादिशु में आत्मघाती बम विस्फोट और गन अटैक में कई नागरिक मारे गए, इसलिए इस देश के बारे में जानना महत्वपूर्ण है। राजनीतिक विशेषताओं की बात करें तो यह हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक भाग है और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश है। इसकी स्थलीय सीमा उत्तर पश्चिम में जिबूती से, पश्चिम में इथियोपिया से और दक्षिण पश्चिम में केन्या से लगती है। यहाँ के सीमावर्ती जल निकायों में अदन की खाड़ी और हिंद महासागर शामिल हैं। अब यहाँ की भौगोलिक विशेषताओं पर भी एक नजर डालते हैं। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी माउंट शिम्बिरिस है, जिसे माउंट सुरूत कैड के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ की प्रमुख नदियां जुब्बा और शबेले हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अदन की खाड़ी के समानांतर तटीय मैदानों को गुबन के नाम से जाना जाता है तथा सोमालिया के बर क्षेत्र में काफी इंसेलबर्ग पाए जाते हैं। इंसेलबर्ग लगभग समतल मैदान में अलग थलग पहाड़ी रिज या छोटे पहाड़ होते हैं। चलिए बुलेटिन के आखिर में बढ़ते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारत के मुख्य न्यायाधीश ने पंजाब राज्य बनाम दविंदर सिंह वाद 2024 SC/ST आरक्षण के भीतर उप वर्गीकरण में वास्तविक समानता की अवधारणा को रेखांकित किया है। वास्तविक समानता के सिद्धांत के अनुसार कानून को व्यक्तियों या उनके समूह की विभिन्न पृष्ठभूमियों, अलग अलग प्रणालीगत बाधाओं और ऐतिहासिक अन्यायों को ध्यान में रखना चाहिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री ने देशवासियों से हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा फहराने का आग्रह किया है। राष्ट्रीय ध्वज को फहराने के संबंध में सभी नियम और विनियम भारतीय ध्वज संहिता 2002 में उल्लिखित हैं, जिसे बाद में 2021 और 2022 में संशोधित किया गया। अमेरिका की कुछ अग्रणी टेक कंपनियों के शेयरों में गिरावट के कारण पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशंस में कैरी ट्रेड का मुद्दा चर्चा में रहा है। कैरी ट्रेड एक निवेश रणनीति है जो अक्सर विदेशी मुद्रा व्यापार से जुड़ी होती है।
केंद्र सरकार के एक मंत्री के अनुसार जम्मू क्षेत्र में आतंक की बढ़ती घटनाओं से निपटने के लिए विलेज डिफेंस गार्ड्स यानी VDG को अत्याधुनिक हथियार उपलब्ध कराए गए हैं। VDG योजना की शुरुआत 2022 में की गई थी। इस योजना के तहत जम्मू डिवीजन के चुनिंदा गांव में स्वयंसेवी सशस्त्र नागरिकों के छोटे समूहों का गठन किया गया है ताकि आत्मरक्षा की भावना पैदा की जा सके और ऐसे गांव और बुनियादी ढांचे आदि की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हाल ही में AITIGA की समीक्षा के लिए AITIGA संयुक्त समिति की 5वीं बैठक आसियान सचिवालय यानी इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित की गई। इस समझौते पर 2009 में हस्ताक्षर हुआ था और यह 2010 में लागू हुआ। वन सलाहकार समिति यानी FAC ने वन क्षेत्रों में हाइड्रो और अन्य विकास परियोजनाओं के लिए ड्रिलिंग और 100 पेड़ों तक की कटाई से जुड़े सर्वेक्षणों हेतु अग्रिम फॉरेस्ट क्लियरेंस लेने से छूट दी है। यह केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय यानी MOEF&CC के तत्वाधान में वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत एक सांविधिक निकाय है। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामदाफा राष्ट्रीय उद्यान में 4 छल्ले यानी 4 रिंग्ड वाली तितली फिर से देखी गई है। नामदाफा म्यांमार की सीमा से लगने वाला देश का सबसे पूर्वी टाइगर रिजर्व है। शोधकर्ताओं ने एस्ट्रोसेट से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग करते हुए M67 नामक तारा समूह में एक वेम्पायर तारे की खोज की है। इस वेम्पायर तारे को WOCS 9005 नाम दिया गया है। ब्लू स्ट्रैगलर स्टार्स यानी BSS के नाम से प्रसिद्ध वेम्पायर तारे तारकीय उद्दीकास के सामान्य मॉडल्स को चुनौती देते हैं तथा युवा तारों की विशेषताओं को दर्शाते हैं। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज की क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर क्लिक कीजिए।